1916 में वर्ल्ड वार 1 वॉर ऑफ एट्रिशन बन चुकी है। अब दोनों अतराफ का मकसद मैदान जंग में जीतना नहीं, बल्कि अपने दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना है ताकि वो जल्द हथियार डाल दें। 1917 में वॉर ऑफ एट्रिशन स्ट्रेटेजी की वजह से यूरोप की बड़ी ताकतें तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी हैं। जर्मनी को मालूम है कि वो एलाइज के खिलाफ जंग हार जाएगा अगर वो वॉर ऑफ एट्रिशन जारी रखता है, तो क्योंकि एलाइज के पास ज्यादा वसाइल मौजूद हैं। तो अब ये हुक्मरानों के लिए जुआ बन चुका है और उन्होंने गैर महदूद बहरी आबदोजी जंग दोबारा शुरू करवा दी है। उन्हें यकीन है कि उनकी यू बोट्स बरतानिया की अशियाए खुर्दनोश की इंपोर्ट को रोक लेंगी। मुल्क में खाने की किल्लत 6 महीने के अंदर उनसे हथियार डलवा देगी। यू बोट के पास देखते ही तबाह करने का हुक्म था, जिसका मतलब है कि न्यूट्रल अमेरिकन शिप्स भी उस तबाही की जद में आने वाली हैं और जिसके नतीजे में अमेरिका का एलाइज के साथ जंग में शामिल होने का भी इम्कान मौजूद है। कैंपेन को अभी सिर्फ 2 दिन ही गुजरे हैं कि एसएस हुसटोनिक, एक अमेरिकन स्टीमर जहाज जो कि गैल्वेस्टन टेक्सास से इंग्लैंड गंदुम लेकर जा रहा था, वो एक यू बोट की फायरिंग की वजह से डूब जाता है। बरतानिया के हाथ एक जर्मन टेलीग्राम लग जाता है जो वो यूएस गवर्नमेंट को भेज देते हैं। ये टेलीग्राम जर्मन फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जिमरमैन ने मेक्सिको में जर्मन एम्बेसडर को भेजा था। अगर अमेरिका और जर्मनी की आपस में जंग हो जाती है तो जर्मनी मेक्सिको को अमेरिका पे हमला करने के लिए उकसाएगा। ये बराए नाम जिमरमैन टेलीग्राम अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन पे मजीद दबाव डालता है कि वो जर्मनी के खिलाफ जंग करें। रशिया में बेतहाशा अमवात और अशियाए खुर्दनोश की कमी की वजह से फसादात खड़े हो जाते हैं और बगावत शुरू हो जाती है। जार निकोलस दस्तबरदार हो जाता है और एक आर्जी हुकूमत आ जाती है जो जंग जारी रखने पे आमादा है, लेकिन महाज से रशियन फौज के जत्थे वापस पलटने लग जाते हैं। जर्मनी के सिलसिलावार उकसाने पे बिलाखिर अमेरिका जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। अमेरिका के एलाइज में शामिल होने की वजह से एलाइज के पास एक बहुत बड़ी मदद आ जाती है, लेकिन उसको अपनी फौज को मुतहरिक करने में कई महीने लग सकते हैं। जबकि जर्मनी की यू बोट सबमरीन अभी भी जंग का रुख बदल सकती हैं। अप्रैल यू बोट्स का सबसे कामयाब महीना बन जाता है। यू बोट 8,88,000 टन एलाइड शिपिंग को, यानी तकरीबन 17 एलाइड शिप्स को रोजाना तबाह कर रही हैं। ये एलाइड शिप्स फौरी इमदादी अशियाई खुर्दनोश और जरूरी सामान लेकर जा रही होती हैं। अगर इन यू बोट्स को जल्द से जल्द ना रोका गया तो बरतानिया को कहत का सामना करना पड़ सकता है। मगरिबी महाज पर बरतानिया बैटल ऑफ आरस की जंग छेड़ देता है। ये हमला सिर्फ जर्मनी का ध्यान बटाने के लिए किया जाता है ताकि फ्रांस एक बड़ा हमला कर सके। एक बड़ी लड़ाई के बाद कनाडा की फौज विमी रिज की पहाड़ियों पर कब्जा कर लेती है। ये एलाइज की एक छोटी कामयाबी होती है, लेकिन इसमें 1.5 लाख एलाइज के फौजी मारे जाते हैं और तकरीबन 1,30,000 जर्मनी के। खंदकों के ऊपर हवाई लड़ाई एक नए खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट दुश्मन की निशानदही करने और उनको निशाना बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्काउट एयरक्राफ्ट्स और फाइटर्स जेट उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो अपना मिशन पूरा कर सकें। हर महीने एक नए जहाज का मॉडल तैयार किया जाता है, लेकिन उस साल मौसम बहार में जर्मन एयरक्राफ्ट्स एलाइड के एयरक्राफ्ट्स पे सबकत ले जाते हैं और एलाइज को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसे ब्लडी अप्रैल के नाम से जाना जाता है। विमी रिज की शिकस्त के 3 दिन बाद फ्रेंच जनरल रॉबर्ट निवेल अपना सबसे बड़ा हमला करते हैं। उन्हें इससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लेकिन शुरू में कामयाबी के बाद अमवात की शरह दोनों अतराफ बढ़ने लग जाती है। इतने बड़े जानी नुकसान के बाद फ्रेंच आर्मी के हौसले पस्त होना शुरू हो जाते हैं। फौज के सारे यूनिट्स बागी हो जाते हैं और हमला करने से इनकार कर देते हैं। जनरल निवेल को ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है और उसकी जगह जनरल पेटीन ले लेते हैं, जिन्हें हीरो ऑफ वर्डन भी कहा जाता है। उन्होंने वादा किया है
کہ اب مزید کوئی خودکش حملے نہیں کیے جائیں گے۔ اس موسم گرما میں میسنز رج پر برطانیہ جرمن محاذ کے نیچے ایک سرنگ بنا کر 19 مائنز میں دشمن کی موجودہ جگہ کے نیچے دھماکے کر دیتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں سے کیا گیا یہ تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہے، جو برطانیہ کے لیے ایک عظیم الشان علاقائی فتح کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یونان کا بادشاہ کنگ کانسٹنٹین، جو نیوٹرل رہنے کے حق میں تھا، اسے اپنی بادشاہت سے دستبردار ہونے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، اور یوں یونان بھی الائز میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے۔ رشیا میں قائم عبوری حکومت ایک نئے حملے کا حکم دیتی ہے، لیکن جولائی کا حملہ ان کے لیے تباہ کن رہتا ہے۔ رشین فوج کا ہمت و حوصلہ اور نظم و ضبط پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب رشین فوج پر لڑنے کے لیے انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور سینٹرل پاورز کی طرف سے کیے جانے والے جوابی حملے کا مقابلہ کرنے کی بھی وہ ہمت نہیں رکھتے ہیں۔ سمندر میں الائز اپنے تجارتی جہازوں کو قافلے کی صورت میں اکٹھا کرنے لگے ہیں، جو بحری فوج کی نگرانی میں سفر کر رہے ہیں۔ اس نئی حکمت عملی نے شپس کی تباہی میں کمی کی ہے۔ برطانیہ کو یو بوٹ وار کا حل مل گیا ہے۔ اب یو بوٹ اس حساب سے تباہی نہیں مچا رہی ہیں۔ جیسے جیسے جرمنی میں جنگ کے ساتھ عدم اطمینان بڑھتا جاتا ہے، جرمن پارلیمنٹ دی رائخسٹیگ ایک امن کی قرارداد منظور کرتی ہے، جس میں افہام و تفہیم اور مفاہمت میں امن کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جرمن ہائی کمانڈ اسے نظر انداز کر دیتی ہے، جو جرمنی میں اب فوجی ڈکٹیٹرشپ کے طور پر ملک میں مؤثر طریقے سے حکومت کر رہی ہے۔ بیلجیم میں برطانیہ 1917 کا اپنا ایک بڑا حملہ کرتا ہے، دی تھرڈ بیٹل آف یپرا۔ اسے پیشن ڈیل کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ بھاری بمباری، بارش اور ٹوٹی ہوئی آبپاشی کی ندی نالوں کی وجہ سے میدان جنگ ایک کیچڑ کے سمندر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ان ناممکن حالات میں کسی بھی کامیابی کی توقع ماند پڑ جاتی ہے۔ حملے کو 3 مہینے بعد روک دیا جاتا ہے۔ اب تک برطانیہ کو 2,40,000 جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے، اور جرمنوں کو 2 لاکھ۔ ادھر اٹالین محاذ پہ جہاں اسونزو کی 11ویں لڑائی جاری ہے، اٹالین اور آسٹرو ہنگیرین افواج ایک دوسرے کو بری طرح نقصان پہنچا چکی ہیں۔ 1.5 لاکھ کے قریب اٹالین اموات ہوتی ہیں، تو تقریباً 1 لاکھ آسٹرو ہنگیرین مارے جاتے ہیں۔ اسی سال 1917 میں الائز میں شامل ملکوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ برازیل، لائبیریا، چائنا اور سیام، تمام ممالک جرمنی کے یو بوٹ حملوں سے تنگ آ کر جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں، اور ان کا ایک اور مقصد بھی ہے الائز کو جنگ میں فیور دینا۔ چائنا کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں کے ذریعے الائز کی مدد کرے گا۔ یہ مزدور یورپ، مڈل ایسٹ اور ایشیا میں الائز کے لیے کام کریں گے۔ اسی سال مڈل ایسٹ میں برطانوی افواج 1916 میں کٹ کے مقام پہ ہوئی اپنی ذلت کا بدلہ لیتے ہیں، اور وہ عثمانی ترک افواج کو ہرا کر بغداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ایجپٹ میں برطانوی افواج سینائی ریگستان سے آگے بڑھتی ہیں، لیکن غزہ کی پہلی اور دوسری لڑائی میں انہیں عثمانی ترک افواج واپس اٹھا کے پیچھے پھینک دیتی ہیں۔ جولائی میں عربی باغی عقابہ کی عثمانی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک برٹش ملٹری ایڈوائزر کیپٹن ٹی ای لارنس بھی موجود ہوتا ہے، جسے لارنس آف عربیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موسم خزاں میں برٹش فورائن سیکریٹری آرتھر بیلفور ڈیکلیریشن جاری کر دیتا ہے، جس میں فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کی حمایت کی گئی ہوتی ہے۔ اس کا مقصد الائز کے لیے یہودیوں کی حمایت حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ اعلامیہ عربی رہنماؤں سے کیے گئے موجودہ وعدے کے خلاف ہوتا ہے۔ اکتوبر میں برطانیہ غزہ پر لڑائی جیت جاتا ہے اور فلسطین میں یہودیوں کے لیے داخلے کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ 6 ہفتوں بعد برطانوی افواج جنرل ایلنبی کی قیادت میں جروزلم میں داخل ہوتی ہیں۔ 400 سالہ عثمانی حکومت اختتام کو پہنچتی ہے۔ رشین فوج کی بے ترتیبی کی وجہ سے جرمنی کے فوجی دستے
मशरिक से इटालियन महाज की तरफ बआसानी चले जाते हैं। कैपोरेटो की लड़ाई में वो इटालियन फौज को कुचलने में मदद करते हैं। वो 70 मील अंदर बढ़ जाते हैं और तकरीबन 2.5 लाख के करीब लोगों को कैदी बना लेते हैं। ब्रिटिश और फ्रेंच फौजी यूनिट्स जिनकी मगरिबी महाज पे शदीद जरूरत थी, उन्हें वहां से हटाकर इटालियन महाज पे लेकर आना पड़ता है ताकि वो जर्मन आर्मी का मुकाबला कर सकें। रशिया में एक दूसरा इनकलाब बर्पा होता है जिसके नतीजे में लेनिन बोल्शेविक की पार्टी ताकत में आ जाती है। वो इस जंग से रशिया को निकालना चाहता है और रशिया में अमन लेकर आना चाहता है। फ्रांस में जॉर्ज क्लेमेंसियो वजीर आजम बन जाते हैं, जिनका निकनेम द टाइगर है, और इस जंग में फतह की यकीन दहानी करवाते हैं। लेकिन 1917 के आखिर तक भी एलाइज के लिए इस जंग में फतह याफ्ता होना खैर यकीनी है, क्योंकि रशिया ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के फौजी बगावत को छोड़ रहे हैं और इटालियन महाज मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, और अमेरिका के फौजी दस्तों को मुतहरिक होने में अभी और टाइम लगने वाला है। इस वक्त मैदान जंग में सिर्फ बरतानवी फौज ही एलाइज की सबसे मौसर फौज नजर आ रही है। तो बरतानिया कैम्ब्राई पर टैंक के साथ हमला करता है। ये तारीख का सबसे बड़ा टैंक हमला होता है। पहले दिन तकरीबन 400 टैंक जर्मन दिफा को तोड़ते हुए कई मील अंदर पेश कदमी करते हैं, लेकिन फिर टैंक्स या तो खराबी का शिकार हो जाते हैं या तोड़ दिए जाते हैं। जर्मन फौज जल्दी जल्दी दस्ते इकट्ठे करती है और बरतानवी फौज का सारा फायदा नुकसान में तब्दील हो जाता है। फिनलैंड रशिया से आज़ादी का ऐलान कर देता है। रोमानिया, जो रशिया की हार के बाद एलाइज से अलग होता है, सेंट्रल पावर्स के साथ जंग बंदी पर दस्तखत कर देता है। 6 दिन बाद रशिया भी जंग बंदी पर दस्तखत कर देता है। एलाइज का मशरिकी महाज अब खत्म हो गया है। साल 1917 एक बहुत बड़ी एलाइड ताकत रशिया को जंग से बाहर होते हुए देख चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक नई ताकत अमेरिका की भी एलाइज में आमद होती है। जर्मनी जानता है कि सिर्फ मिलिट्री फतह ही इसे एलाइज से शिकस्त खुर्दा होने से बचा सकती है। वो 1918 के मौसम बहार में एक आखिरी बड़े हमले की मंसूबाबंदी शुरू कर देता है।